हेलो फ्रेंड्स, मैं उपासना चपराना और लाइव अप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पर आज ये मेरी पहली वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक होगा भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स। फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहली बात तो ये है कि हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है और दूसरी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे यूपी पीसीएस हो, एसएससी सीजीएल हो या सीपीओ हो। मौलिक अधिकार, यानी मूल भी बोल सकते हैं या मौलिक भी बोल सकते हैं आप, और इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान है। यानी हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, तो भाग 3 में इसका प्रावधान है और आर्टिकल आएंगे इसमें 12 से 35 तक। मूल अधिकारों को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैग्ना कार्टा सोच रहे होंगे कि मैग्ना कार्टा क्या है। तो मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के सम्राट जॉन द्वारा 1215 में एक प्रथम लिखित दस्तावेज था। लिखित से मतलब है यानी हमारा भारतीय संविधान सबसे बड़ा यानी विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो इस वजह से इसे मैग्ना कार्टा भी बोला गया है। हमारा अगला पॉइंट है किसी भी नागरिक के पूर्ण विकास। पूर्ण विकास के अंतर्गत क्या आएगा? भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, ठीक है, फिजिकली, बौद्धिक, मोरली और आध्यात्मिक स्पिरिचुअली के लिए मूल अधिकार आवश्यक हैं। यानी एक अच्छा इंसान बनाने के लिए मूल अधिकारों का होना बहुत जरूरी है। ये तो देख लिया कि मूल अधिकारों को क्या कहते हैं, भाग कौन सा है और अनुच्छेद कौन से हैं, और अब देखते हैं कि भारतीय संविधान में एक आए कहाँ से, किस किस पर्सन का योगदान रहा है इन्हें लाने में। भारत में मूल अधिकार की मांग तथा संवैधानिक स्थिति, यानी संवैधानिक स्थिति संविधान में कैसे लाया गया इन्हें और किन किन लोगों ने इनकी मांग की है, ठीक है। श्रीमती एनी बेसेंट के कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925 तथा मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारतीयों के लिए मूल अधिकारों की मांग की गई, ठीक है। ये दो पर्सन हैं, एनी बेसेंट जी ने 1925 और मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में भारतीय संविधान के लिए मूल अधिकारों की मांग की। और अगला है संविधान सभा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अध्यक्षता में मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए एक समिति का गठन किया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बाद में जेबी कृपलानी जी आए और भी बहुत सारे पर्सन हैं जिन्होंने योगदान। भारतीय संविधान के मूल रूप में भाग 3 में 7 अधिकारों का उल्लेख किया गया था, लेकिन वर्तमान में 6 हैं, तो बचा एक, तो गया कहाँ? तो भारत के संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 300 के में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनके बारे में देखते हैं हम। पहला है समानता या समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 हैं इसमें। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 25 से 28 तक आर्टिकल हैं। और पांचवा है संस्कृति शिक्षा का अधिकार, इसमें 29 और 30 हैं। और लास्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें आर्टिकल 32 है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 17, इसमें अस्पृश्यता का अंत है यानी अनटचेबिलिटी। गांधी जी ने इसके बारे में बहुत योगदान दिया है और गांधी जी ने इस पर बहुत जोर दिया है। हरिजन एक्ट, बहुत सारे एक्ट लगाए हैं उन्होंने, जिससे हमारे समाज में बहुत ज़्यादा इक्वालिटी आ चुकी है। काफ़ी हद तक हमारा समाज सुधर रहा है अभी, अनटचेबिलिटी को इतनी बड़ी अब है नहीं मुद्दा। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत के बारे में यह है कि ऐसा नहीं है कि जिसका भी मन करेगा वो बल लगा देगा कि भाई भारत रत्न इंदिरा गांधी पधार रही हैं, नहीं, ऐसे कोई नहीं लगा सकता। बस डॉक्टर और मास्टर ही ये उपाधि लगा सकते हैं, और एक दो उपाधि हैं उनके बारे में। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आर्टिकल आएंगे 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 को देखते हैं, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी इसके अंतर्गत बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, संचार की स्वतंत्रता और कहीं पर घूमने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, सब आर्टिकल 19 के अंतर्गत आएंगी। अभी हम इसकी मतलब खाली इसे देखते हैं कि आर्टिकल 19 में क्या आएगा, फिर इसका जब हम आगे डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसकी जो क्लोज हैं, 4-5 क्लोज हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अगला अनुच्छेद है आर्टिकल 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी आपने कोई अपराध किया है और आपको पुलिस ने पकड़ लिया है तो आप उसका अपनी प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, इसमें उस बारे में बताया गया है।
अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी प्राण और दैहिक यानी हमें एक जीवन जीने के लिए जो जो चीज़ चाहिए, यानी खुली हवा, अच्छा पर्यावरण, शांति, इसमें बहुत सारे, इसमें 17 चीज़ें आएंगी जो हम आगे देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे जब देखेंगे इसको। अनुच्छेद 22 बंदीकरण एवं निरोध के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण, यानी पुलिस हमें पकड़ लेती है किसी अपराध के लिए तो हम उसमें बंदी बन जाएंगे, तो उसके लिए हमारा जो निरोध के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण, संविधान की हेल्प ले सकते हैं उसमें हम। तीसरा और अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके अंतर्गत आएंगे अनुच्छेद 23 और 24। आर्टिकल 23 को देखते हैं, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, यानी इसके अंतर्गत आएंगे जो मानव की तस्करी है उसका प्रतिषेध किया गया है, और इसके अंतर्गत मान लीजिए कि मतलब ये गैर नागरिकों और नागरिकों दोनों के लिए प्रतिषेध के बारे में है। अगला है हमारा अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी जैसे राज्य कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं कर सकता कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी कारखाने में जाकर काम कर सकें, उसके प्रतिषेध के लिए आर्टिकल है हमारा। इसके थ्रू हम कहीं भी, यानी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, कहीं भी हम इसमें रिट डाल सकते हैं इसके अंतर्गत। और एक हमारा ये नोट है, इसे नोट कर लीजिएगा, 23 फरवरी 2007 बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यानी बच्चों के संरक्षण के लिए आयोग बनाया गया था 2007 में 23 फरवरी। अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28 तक इसके अंतर्गत आएंगे। अनुच्छेद 25 को देखते हैं, अंतःकरण की प्रेरणा और धर्म को आबाद रूप से मानने तथा प्रचार की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपने इच्छानुसार मान सकता है, अपनाना सकता है। इसमें कोई ये नहीं है कि मान लो कोई प्रतिबंध है कि नहीं भाई तू हिंदू ही बनना है तुझे या मुस्लिम ही बनना है, नहीं, अब ऐसा कोई रूल नहीं है। संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कोई भी धर्म का व्यक्ति, अगर ये होते हैं लंगर होते हैं, भंडारे होते हैं, अपनी इच्छा अनुसार, इसमें ये नहीं है कि कोई विशेष किसी की मर्जी है वो लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, वो अपनी कर सकता है, उसे स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कोई विशिष्ट कर न देने की स्वतंत्रता, यानी ऐसा नहीं है कि राज्य ने कोई प्रबंध किया है और उसके लिए कोई विशिष्ट कर देना पड़ेगा हमें अपने धर्म के लिए, हमारी मर्जी है, हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, इसमें कोई हमारे ऊपर मतलब बाउंडेशंस नहीं है कि हमें देना ही देना है। अनुच्छेद 28 शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने का निषेध करता है। यह अनुच्छेद कहता है कि मान लीजिए कोई मतलब कहीं सत्संग हो रहा है, कोई जागरण हो रहा है, तो सबके लिए कंपलसरी नहीं है कि हर नागरिक इसमें जाके पूजा अर्चना करे या प्रसाद चढ़ाए, भाई अपनी मन की इच्छा है, कोई कर सकता है, नहीं कर सकता। हमारा 5वां अधिकार है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 आएंगे इसके अंतर्गत। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों का संरक्षण करता है, इसमें अल्पसंख्यक लोग जो हैं उनके शिक्षा, धर्म, उनके वर्गों का, उन सभी के बचाव का और उनके राइट्स का उल्लेख किया गया है इसके अंतर्गत। आर्टिकल 30 भाषा या धर्म पर आधारित, यानी उनकी भाषा या धर्म पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रबंध का अधिकार करता है, यानी वे अपनी रुचि के हिसाब से अपनी शिक्षण संस्थाओं का स्थापना कर सकते हैं और अपनी भाषा के आधार पर भी अपने अल्पसंख्यक वर्ग को आधार। हमारा आखिरी और छठा वो है अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें आर्टिकल 32 आएगा। आर्टिकल 32 के अंतर्गत है हमारे जो उच्चतम न्यायालय है वो हमारे इनकी मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी लेता है। इसके अंतर्गत 5 तरह की रिट आएंगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षा और उत्प्रेक्षण। आर्टिकल 32 के तहत तो हम सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट में रिट डाल सकते हैं। अब आइए हमारे कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो हमने इसमें नहीं पढ़े हैं, मतलब हमारे 6 अधिकारों के अंतर्गत नहीं आए हैं, उन्हें हम अलग से देख लेते हैं। अनुच्छेद 31 इसके अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, यानी हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हमारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से हटाकर इसे भाग 12 संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 301 में इसको स्थापित कर दिया गया है। अनुच्छेद 33 इसके अंतर्गत क्या है, जो हमारी संसद ही इसके अंतर्गत कानून बना सकती है, राज्य के विधानमंडल इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। अनुच्छेद 34 इसके अंतर्गत मार्शल यानी मार्शल लॉ, इसे मार्शल लॉ भी बोल सकते हैं, सैन्य शासन भी बोल सकते हैं। मान लीजिए देश में कहीं अशांतिक दंगे या बहुत बड़ा हमला हो रहा है कोई देश के अंदर, तो वहाँ पर हम सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं, उसे मार्शल
मार्शल लॉ या आर्टिकल 34 के तहत सैन्य शासन भी बोल सकते हैं। हमारा अनुच्छेद है अगला 13, इसके अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन की बात कही गई है, यानी अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 224 के तहत हमारा हाई कोर्ट। मान लीजिए कोई डिसीजन दे दिया है, इसने दे दिया भाई आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, इनकी शक्तियों का बंटवारा भी है इसके अंतर्गत। और हमारा आखिरी हम पढ़ते हैं आर्टिकल 12, इसके अंतर्गत राज्य के कुछ प्रावधान हैं वो दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज की अपनी इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।